हमने कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स, ठीक है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स का मतलब है कि ब्लड कोएगुलेशन में कोई इशू आ जाए, ठीक है। अब कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले वो डिसऑर्डर्स जिसमें सिर्फ इशू है कोएगुलेशन फैक्टर्स का। दूसरे डिसऑर्डर्स वो हैं जिनमें इशू है प्लेटलेट्स का। और तीसरे डिसऑर्डर्स वो हैं जिनमें इशू है दोनों का। तो इन तीनों में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स के डिसऑर्डर्स पे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। आपको पता है कि 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं ब्लड के अंदर जब कोएगुलेशन की बात करते हैं हम। कौन कौन से? एक आ जाता है आपके पास पीटी या आईएनआर कहते हैं इसे, और एक आ जाता है आपके पास पीटीटी, ठीक है। अब जो पीटी है, ठीक है, ये टेस्ट कर रहा होता है कॉमन और एक्सट्रिंसिक पाथवे का। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कॉमन और एक्सट्रिंसिक पाथवे को टेस्ट कर रहा होता है। और जो पीटीटी है ये टेस्ट कर रहा होता है कॉमन और इंट्रिंसिक। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि जो पीटी है ना, ठीक है, उसने जिन फैक्टर्स के बारे में हमें बताना है वो हैं फैक्टर्स आपके पास 1, 2, 5, 7 एंड 10, ठीक है। 1, 2, 5, 7, 10, 1, 2, 5, 7, 10, ठीक है। पीटीटी ने ऑल फैक्टर्स के बारे में बताना है, सब के बारे में, एक्सेप्ट, मतलब कि इन दोनों के बारे में वो नहीं बताएगा जो मैं अब लिखने लगा हूँ 2 फैक्टर्स, ठीक है। वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं? एक है 7 और एक है 13, ठीक है। इनके अलावा सारे फैक्टर्स के बारे में पीटीटी बताएगा। मतलब कि अगर 1, 2, 5 और 10 में मसला होता है तो पीटी और पीटीटी दोनों बढ़ेंगे, ऑब्वियसली ओवरलैप कर रहे हैं ना, 1, 2, 5, 10। अगर क्या कहते हैं 7 में मसला होता है तो फिर क्या कॉमन सेंस कहती है? अगर सिर्फ 7 में मसला है तो फिर सिर्फ और सिर्फ पीटी डिरेंज्ड होगा, पीटीटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 7 के बारे में नहीं बता रहा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आसान ही, लेकिन ये जहन में रखना लाजमी है, ठीक है। और अगर बीच वाले आते हैं फैक्टर्स, मतलब कि देखें ये तो कॉमन है ना, 1, 2, 5 और 10 कॉमन है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मसला आ जाता है 8 का, ठीक है, तो 8 जो है फैक्टर या 9 फैक्टर वो पीटी पे कोई इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसका इफेक्ट आना है पीटीटी पे। अगर 8 और 9 में मसला है तो सिर्फ पीटीटी ही रेज होगा ना। ये देखिए आपको समझ लग रही है। ये कॉन्सेप्ट, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये आती है तो अगले कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स वैसे ही आपको समझ लग जाएंगे। जो रेज होते हैं आपके पीटी पीटीटी वगैरह, ठीक है, वो आप इसी से डिड्यूस कर लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे डिसऑर्डर्स, वो वाले जो कोएगुलेशन फैक्टर्स के हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया की ना आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। एक आ जाता है आपके पास हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी, ठीक है। अभी आपने याद कैसे रखना है? ए को याद रखना है 8। 8 जब बोलते हैं तो 8 बनता है ना, ठीक है। तो ए से 8 याद रह जाएगा, 8th फैक्टर का मसला है। बी से याद रखना है आपने B9, बेनाइन जैसे होता है कोई ट्यूमर, ठीक है, तो उससे आप याद रखेंगे 9th जो है ना वो हीमोफीलिया बी है, ठीक है। और सी से आपने याद रखना है, जब आप सी बोलते हैं तो सी के साथ लगता है कि ई ज़्यादा मैच करेगा, ठीक है, तो उससे 11, ठीक है, 11th फैक्टर जो है
उसका मसला है, ठीक है। ये दो होंगे आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और जो हीमोफीलिया सी है वो होगा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास हीमोफीलिया के 3 टाइप्स हैं। फैक्टर अगर 8 की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया ए, 9 की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया बी, 11 की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया सी। अब जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो क्या है कि फैक्टर 8, 9, 11 ये किस में नहीं थे, ये पीटी में नहीं थे, पीटी इसको डिनोट नहीं कर रहा था। तो इस केस में, हीमोफीलिया के केस में सिर्फ और सिर्फ पी टी टी रेज होगा, पी टी नॉर्मल होगा, सिर्फ और सिर्फ पी टी टी रेज होगा। ये देख लें, यहाँ पे फैक्टर 8, 9 और 11 नहीं है, तो पीटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पीटीटी में 8, 9, 11 दोनों के तीनों जो है वो होंगे, तो पीटीटी रेज होगा, पीटी नॉर्मल रहेगा हीमोफीलिया में। अब अगर विटामिन के डेफिशिएंसी है, विटामिन के डेफिशिएंसी में आपने याद रखना है कि ये जो होती है कंट्रोल कर रही होती है बेसिकली आपके फैक्टर्स जो है ना 2, 7, 9 और 10, इन चारों को एक्टिवेट कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो मसला किसके फंक्शन का होना है, फैक्टर 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10। अब हमें याद है, यहाँ से देखें आप कि 2 भी यहाँ पे आ रहा है, 7 भी यहाँ पे आ रहा है, 10 भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यही बात है, ठीक है। और अगर हम पीटीटी में चलते हैं तो आपके पास 2 भी आएगा जो इफेक्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से पीटीटी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, 9th भी आएगा और 10th भी आएगा, मतलब कि दोनों जो है पीटी और पीटीटी इफेक्ट हो रहे हैं। तो विटामिन के डेफिशिएंसी में आपका पीटीटी भी रेज्ड होगा और पीटी भी रेज्ड होगा। तो ये होगी विटामिन के डेफिशिएंसी। देखें अब हीमोफीलिया ए, बी और सी में इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट है, ठीक है, इसलिए सिर्फ पीटीटी रेज्ड है। वही वाली बात, ए के साथ फैक्टर 8 आ गया, बी के साथ फैक्टर 9 आ गया, सी के साथ फैक्टर 11 आ गया। पहले दो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। हेमोरेज होता है इन हीमोफीलिया, ठीक है। हीमार्थ्रोसिस होती है, मतलब कि जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। इजी ब्रूजिंग होती है, ब्लीडिंग आफ्टर ट्रॉमा और सर्जरी, डेंटल प्रोसीजर के बाद। अच्छा, इसमें वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्कमसीजन के बाद जो है ना वो खून निकलने लग जाता है, बंद नहीं हो रहा होता। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पीटीटी ज़्यादा है। फिर विटामिन के डेफिशिएंसी में दोनों ज़्यादा हैं, क्योंकि फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो है 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी और एस, ये अलग है। अभी आप सिर्फ ये याद रखें 2, 7, 9, 10, ठीक है। तो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स के पहला पार्ट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड था टू द कोएगुलेशन फैक्टर्स वो डिस्कस हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो है रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो बनता है प्लेटलेट प्लग। अगर प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन में कोई इशू आ जाता है तो हमेशा क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी, आपका ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। तो बेसिकली प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में जिसमें प्लेटलेट्स का इशू है उसमें ब्लीडिंग टाइम तो इंक्रीज़ होना ही होना है। अब पहले तो आपको नाम आने चाहिए। पहला है आपके पास बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम, दूसरा है ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया, तीसरा है आपके पास हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, फिर आ जाता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, और आखिरी आ जाता है आपके पास टीटीपी, ठीक है। अब बर्नर्ड सोलियर में क्या होता है, देखिए इन सब में बीटी तो रेज्ड होना ही है, ठीक है, ये तो पक्की बात है सब में।
अब बर्नर्ड सोलियर में क्या है, इसको याद रखें कि बी एस से याद रखें बिग स्लिपरी प्लेटलेट्स, ठीक है। मतलब कि प्लेटलेट्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो है ना, इसका एक्सप्रेशन कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अटैच नहीं कर सकते वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ, ठीक है। और इस केस में ऑब्वियसली नॉर्मल होगी प्लेटलेट काउंट, मतलब कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट विद बिग स्लिपरी प्लेटलेट्स, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम एंड डिक्रीज्ड ग्लाइकोप्रोटीन 1b मींस बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया पे। अब ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया में क्या होना है कि प्लेटलेट प्लग जब बनता है ना, तो प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए होती है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा कम, जैसे ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 1b थी, इस केस में ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में मसला होगा। बात वही है, ब्लीडिंग टाइम इसमें भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें भी नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होगी। समझ लग गई आपको कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में मसला है, ठीक है, क्योंकि वो आपस में जुड़ नहीं सक रहे, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a कम है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होगी, ब्लीडिंग टाइम रेस्ट होगा। तो ये है ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया, मतलब कि प्लेटलेट क्लम्पिंग में मसला है, ठीक है। अब आपके दो डिजीजेस हो गई हैं, बर्नर्ड सोलियर और ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया। अब चलते हैं तीसरी पे, जो कि हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, आईटीबी और टीटीबी, अब तीनों में आपको पता है कि ब्लीडिंग टाइम तो बढ़ना है, लेकिन इन तीनों में प्लेटलेट काउंट कम होगी, तीनों में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम, तो ये तीन कंसिडर होंगे आपके, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, तो ऊपर वाले दो कंसिडर होंगे, ठीक है। ये तो आप बात ध्यान में रख लें। अब अलग-अलग मैं आपको पढ़ाता हूँ, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा और टीटीपी। अच्छा, पहले तो आपको ना एक ट्रायड पता होना चाहिए। ट्रायड में क्या क्या आएगा? ट्रायड में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे पहले वो आएगी आपकी, देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट काउंट कम। दूसरी चीज़ आएगी माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया, ठीक है, और मतलब कि डिफॉर्म्ड है आरबीसीज, जो उसकी वजह से हिमोलिसिस होने लग गई है उनकी, बेसिकली डैमेज हो रहे हैं आरबीसीज, डिफॉर्म नहीं है, सॉरी, डैमेज हो रहे हैं, उसकी वजह से उनकी ब्रेकडाउन होने लग गई है, तो हिमोलिटिक एनीमिया हो गया। और साथ है एक्यूट रीनल फेलियर। ये ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। एक्यूट रीनल फेलियर, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया और डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, ठीक है। अब अगर हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में होता क्या है, ई कोलाई की इन्फेक्शन होती है, डायरिया होता है, डायरिया के बाद अगर ये ट्रायड आ जाए तो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर, अब फर्क क्या है HUS में और TTP में, जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पर है। देखिए, ट्रायड एग्जैक्टली यही वाला आएगा, यही वाला ट्रायड आएगा, प्लस इसके क्या होगा कि न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, ठीक है, न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो इसका मतलब है कि वो TTP है। तो यही आपने याद रखना है। इसमें याद रखने वाली चीज़ सिर्फ यही थी कि ट्रायड है, ठीक है, ट्रायड जो है, अगर सिर्फ ट्रायड है और ई कोलाई के डायरिया के बाद हुआ है तो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। अगर ट्रायड के साथ एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो वो टीटीपी है। बाकी लैब्स मैंने आपको समझा दी हैं। अब पीछे एक चीज़ रह गई है, वो है ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, ठहरें, इसको मैं साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ITP में एंटीबॉडीज़ बन जानी हैं अगेंस्ट वही ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a के ख़िलाफ़, जो ये वाली थी ना एंटीबॉडी,
वो ग्लाइकोप्रोटीन जो जोड़ रही थी प्लेटलेट्स को आपस में ड्यूरिंग प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो फिर मसला वही होना है कि प्लेटलेट प्लग बनने में मसले मसाइल होंगे, ठीक है। उसकी वजह से जो स्प्लेनिक मैक्रोफेज हैं, ठीक है, वो प्लेटलेट और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जो बन रहा होता है आपका, उसको कंज्यूम कर जाते हैं और प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सिंपल इतनी सी चीज़ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होती है, कोई मलिग्नेंसी होती है, या किसी ड्रग यूज़ के बाद जो है ना वो आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं आईटीपी मेन कॉज होता है, क्योंकि आईटीपी में ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ बना देते हैं अगेंस्ट ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, उसकी वजह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। प्लेटलेट एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं जो स्प्लीन में जाके तबाह हो जाता है। तो ये हो गए आपके कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स जो कि प्लेटलेट से रिलेटेड है। अब देखें बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम, ये देखिए ब्लीडिंग टाइम सब में रेज्ड है, इसमें ब्लीडिंग टाइम रेज्ड है, ठीक है, इन दोनों में भी। अच्छा अब देखें बर्नर्ड सोलियर में बस इतना सा याद रख लें कि बिग स्लिपरी प्लेटलेट्स ग्लाइकोप्रोटीन 1b कम है, ठीक है। डिक्रीज प्लेटलेट टू वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एडिशन है, ठीक है। अच्छा इन तीनों में बेसिकली इन दोनों में आपकी प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ठीक है। फिर आ जाता है ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसिथेनिया, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a का मसला है, ठीक है। डिक्रीज प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन है, ठीक है, वही वाली बात है। फिर आईटीपी आ जाता है, आईटीपी मैंने आपको बताया कि स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एंटी ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इडियोपैथिक भी हो सकता है, सेकेंडरी टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। एसएलई, इसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलिग्नेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्रग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आईटीपी, टीटीपी और एचयूएस में ब्लीडिंग टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन साथ प्लेटलेट काउंट कम हो जाने क्योंकि उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा फिर आगे टीटीपी और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम इसने ऐसे आपस में कंपेयर कर दिए, ठीक है। अच्छा इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो सिंपल ये है कि ट्रायड जो होगा ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया और एक्यूट किडनी इंजरी, ये दोनों में होगा। लेकिन टीटीपी के अंदर, ठीक है, एक तो आ जाएंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है, और एक फीवर आ सकता है, ठीक है। इसमें ट्रायड के साथ ब्लडी डायरिया, इकोलाई वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, सिंपल है। लैब्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि इसमें बेसिकली आपके वही प्लेटलेट काउंट कम हो जानी है और क्या बढ़ जाना है, इसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो ये होंगे, उसके अलावा आपने हिस्ट्री से देखना है, ठीक है। और ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी में इसमें शिगा लाइक टॉक्सिन आ जाती है, ठीक है, और इसमें ADAMTS13 जो है ना उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के मल्टीमर्स हैं, ठीक है, उसकी डिग्रेडेशन कम होती है, ठीक है। उसकी वजह से प्लेटलेट की एडिशन और एग्रीगेशन बढ़ जाती है, ठीक है, तो माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं। सिंपल ये है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो ये आपके हो गए प्लेटलेट वाला डिसऑर्डर्स। अब चलते हैं उन डिसऑर्डर्स पे जिसमें प्लेटलेट भी इन्वॉल्व है और कोएगुलेशन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। अब आगे आ जाता है आपके पास मिक्स्ड प्लेटलेट एंड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। अच्छा इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। जैसे वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है ना, इसमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की कमी होती है। अब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के दो काम हैं, एक तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने आपकी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करवानी है, ठीक है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में मसला होगा तो क्या इंक्रीज होगा, ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। दूसरा काम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का क्या है कि इसने फैक्टर 8 जो है ना वो रिलीज करवाना है। अब फैक्टर 8 जो है, दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि फैक्टर 8 का मसला है, तो यहाँ पे तो फैक्टर 8 नहीं है, तो पीटी को तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, पीटीटी इंक्रीज होगा सिर्फ, ठीक है। वही वाली बात है कि इंट्रिंसिक पाथवे का मसला है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कम है तो सिर्फ पीटीटी बढ़े, ब्लीडिंग टाइम बढ़े, लेकिन पीटी और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। ये समझ के करेंगे ना तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक तो डिफेक्ट इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे कोएगुलेशन डिफेक्ट है, फैक्टर 8 वाला, इसलिए सिर्फ पीटीटी बढ़ रहा है और ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है
कि इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो डेस्मोप्रेसिन है। डेस्मोप्रेसिन जो है ना, जो विएबल पेलेट बॉडीज़ होती है ना आपकी एंडोथीलियम में, ठीक है, उधर से वो निकलवा देता है आपका वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं अगली भी चीज़ पे, जो है डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अब डीएसी में क्या होता है कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना उनकी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स सारे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली होता ये है कि सारे प्लेटलेट्स भी यूज़ अप हो जाते हैं। जब प्लेटलेट्स सारे यूज़ अप हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर सारे यूज़ अप हो गए, ठीक है, तो पीछे क्लॉटिंग फैक्टर भी कम हो जाते हैं ओवरऑल उनकी एक्टिविटी, और पीछे प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाती है। अब प्लेटलेट काउंट कम होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से एक देखें प्लेटलेट काउंट कम होगी तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और जो कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं जो यूज़ अप हो गया पीछे कम रह गए, तो उसकी वजह से पीटी और पीटीटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो लैब्स हैं उसकी ये कॉज है, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं डीआईसी के? स्नेक बाइट हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, ट्रोमा, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, मेलिग्नेंसी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ये एक दफ़ा बस रीड कर लें, ठीक है। इसके बेसिकली यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ऑब्स की कॉम्प्लिकेशन आती है कि कोई ऑब्स का वो केस दे देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से डीआईसी हुआ होता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तो ये है आपके कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स जो आपको आने चाहिए। कॉन्सेप्ट इनका यही है, ठीक है। फिर आगे इनके एमसीक्यूज पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना तो आपका ये टॉपिक वैसे तैयार हो गया। इसको रट्टा ना मारें, इसको समझें